बच्चों ग्रामर के इस सफर में आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। तो बच्चों ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा हार्ड भी है। तो बच्चों हम इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के टॉपिक को बहुत ही इजी और साधारण भाषा में आपको क्लियर कराने वाले हैं। और यदि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, हमारी वीडियो को पूरा देखा, तो बच्चों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डर नहीं लगेगा। और आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो आप इसे ओरल ही, मुंह जबानी ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकेंगे। बस वीडियो को स्किप करे बिना ही आपको पूरा देखना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 1 को हम शुरू करते हैं। और पार्ट के अंत में बच्चों हम आपको एक्सरसाइज बनाने के लिए भी देंगे, उनके आंसर्स भी देंगे, तो उन्हें आप अच्छे से समझें। और हम वीडियो के बीच में आपको कुछ प्रो टिप्स भी देने वाले हैं, उन्हें समझना और देखना ना भूलें। तो चलिए बच्चों पार्ट 1 शुरू। तो ये है बच्चों हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले हमें समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या है, इनका मतलब क्या बनता है। तो बच्चों जो डायरेक्ट स्पीच होती है उनको हम कह सकते हैं कि जो वाक्य सीधे शब्दों में कहे जाते हैं, जो वाक्य सीधे शब्दों में कह दिए जाते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो आप कहने लगो कि मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं, तो आपने सीधे शब्दों में कह दिया मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वो वाक्य जो घुमा फिरा कर कहे जाते हैं, इसी बात को आप घुमा फिरा कर भी कह सकते हो। मेरे पापा जी दुनिया के सबसे अच्छे पापा जी हैं, मेरे पापा जी सारी विश पूरी करते हैं, मेरे पिताजी बहुत हैंडसम हैं। ओवरऑल कुछ भी, तो आप किसी बात को जब घुमा फिरा कर स्ट्रेच करके कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है, और किसी बात को सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं तो वो डायरेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो हम इसके रूल समझेंगे पार्ट 1 में। तो एक ये चीज होती है बच्चों, इसे ध्यान से देखिए, जो रेड में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इनवर्टेड कॉमा। इनवर्टेड कॉमा, तो जो इनवर्टेड कॉमा से जो पहले वाला हिस्सा होता है उसको हम आरवी, मतलब आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला हिस्सा होता है उसको हम आर एस, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो अब आप सीख गए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। उसके बाद देखेंगे बच्चों जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर दैट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं। आगे चलेंगे बच्चों, सेज टू को रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू को हम टेल्स में बदलेंगे। से टू आए तो उसको टेल में बदलेंगे, और सेड टू आए तो उसको टोल्ड में बदलेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, प्रेजेंट फ्यूचर का पता कैसे चलेगा। यदि प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सेज टू आएगा या फिर से टू आएगा, तो मतलब प्रेजेंट है। और यदि फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका शैल या विल का प्रयोग अवश्य होगा। तो मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं करते। तो अब हम नंबर 5 रूल्स देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट की पता कैसे चलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आएगा या फिर सेड टू आएगा। हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस टेबल 1, जो टेबल हमने दी हुई है इसको ध्यान से देखें बच्चों, टेबल 1 के अनुसार बदल जाएगा। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, तीनों टेंस हो गए बच्चों। तो मैंने रूल नंबर 1 में बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला हिस्सा है ये वाला, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो बाद वाला हिस्सा है
इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। तो बच्चों आगे पार्ट में भी यही लैंग्वेज रहने वाली है, तो आप समझा करें कि पहला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है और बाद वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब से इनडायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे। तो राम, मैंने रूल्स में लिखवाया हुआ है कि सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, तो जहां भी सेज टू आए वहां पर आप टेल्स कर दीजिए। आगे बचा मी। उसके बाद मैंने रूल लिखवाया हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने दैट लगा देना है। तो दैट लगाने के बाद रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी लिखा हुआ है उसको सेम कॉपी कर लेना है, बस बच्चों। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में होता है, तो दैट के बाद हम जो क्या होते हो उतार लेते हैं। तो पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख ले कि राम टेल्स मी दैट दे आर रीडिंग, ये आपका इनडायरेक्ट रेडी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम देखेंगे, सी विल से मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो इन्वर्टेड कॉमा, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसे बनाएंगे बच्चों सी विल से, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे और आगे का हम जो का त्यों उतार लेंगे। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से बच्चों हम इसका आंसर करेंगे। तो ये और भी ज्यादा सिंपल है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में विल या सेल आ जाए तो भाई कुछ नहीं, बस दैट लगाओ और इधर का भी हिस्सा और आगे का भी हिस्सा जो का त्यों उतार दो। तो इस तरह से आप प्रेजेंट और फ्यूचर की कंडीशन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो पास्ट में की पहचान है या तो सैड टू आएगा या फिर आपको सैड मिलेगा। तो समझ जाए केस पास्ट का है। तो पास्ट को कैसे बनाएंगे, मुस्कान सैड टू को बदलना है आपको टोल्ड में। टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप लगाएंगे दैट। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉपी कर लेना है। तो याद रखें, जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है तो स्पीच का टेंस बदल जाता है, और टेंस बदलने से मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर हमारा इज है, तो आप टेबल नंबर 1 में देखिए, तो टेबल नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है कि इज का वाज हो जाएगा, तो इज की जगह पर हमें वाज लिखना पड़ेगा और आगे का हम सेम प्रोसेस सेम रहने देंगे। तो इस तरह से बच्चों सेंटेंस रेडी हुआ, मुस्कान टोल्ड मी दैट शी वाज कुकिंग द फूड। तो इस तरह से बच्चों हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच तैयार होते हैं। तो यहां पर आपका पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। बच्चों यदि आपको पार्ट 1 हमारा अच्छा लगा तो पार्ट 2 देखना ना भूलें। जल्दी में ही पार्ट 2 भी आपका आने वाला है। पार्ट 2 तक आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप पार्ट 2 तक आए हैं। तो बच्चों इस पार्ट 2 में हम प्रोनाउन और पर्सन के बारे में सीखने वाले हैं कि पर्सन चेंज कैसे होते हैं और प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं। और ध्यान रखें बच्चों, पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये बैकबोन है। यदि ये एक्सरसाइज, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवन भर कभी भूलने वाले ही नहीं है। तो बच्चों चलिए ये पार्ट शुरू करते हैं।
तो हमारा पर्सन एंड प्रोनाउन चेंज। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि भाई प्रोनाउन होते क्या है। तो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर, नाउन क्या होता है, किसी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, तो जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो समझे बच्चों। तो जैसे ही देखो किसी लड़के के नाम के स्थान पर लगा सकते हैं, मोहन को हम ही कह सकते हैं। सी किसी गर्ल्स के नाम को सी कह सकते हैं। आई अपने नाम के लिए आई बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। दूसरे के लिए तुम कह सकते हो, बहुत सारे लोगों के लिए वे कह सकते हो। तो ये सारे वर्ड हमारे नाउन के स्थान पर रिप्लेस हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों पर्सन। तो पर्सन का मतलब होता है पुरुष। तो हमारे इंग्लिश में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी को बोला जाता है, सेकंड पर्सन यू को बोला जाता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट नाम दे, मतलब फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर जो भी बचते हैं वो सब हमारे थर्ड पर्सन ही माने जाते हैं। तो इन्हें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे बच्चों, ये काम कैसे करते हैं। सपोज दैट आपको किसी से कोई बात शुरू करनी है, आपको किसी से कोई बात शुरू करनी है, तो आप अपने लिए क्या लगाएंगे, मैं या हम। मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने ये किया, हम वहां पर गए। तो अपने लिए आप मैं या हम ही लगाएंगे। तो आप बात शुरू कर रहे हैं तो आप हुए फर्स्ट पर्सन। जिससे आप बात करेंगे, जो आपके सामने है, उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, तुम या आप, तो वो हो गया सेकंड पर्सन। अब आप दोनों जब बातें कर रहे हैं तो वो दोनों मिलकर किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो आपका ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका थर्ड पर्सन माना जाएगा। तो इन शॉर्ट एक बार फिर समझे, जो बात शुरू करता है फर्स्ट पर्सन, जिससे करता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कर रहा है वो थर्ड पर्सन। तो इस तरह से बच्चों पर्सन हमारे काम करते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों इस रूल को, ये रूल हमें बहुत काम आने वाला है। 1 2 3 अपॉन SON। तो 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का सेकंड पर्सन, 3 का थर्ड पर्सन, और S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे कि हमारा I और V फर्स्ट पर्सन होता है और इसको बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। U हमारा सेकंड पर्सन होता है, इसे बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ही सी इट नाम दे, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। आपने ध्यान दिया हो तो पार्ट 1 में हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे थे उनमें सब में थर्ड पर्सन का ही यूज किया था। तो इस तरह से बच्चों ये रूल्स हमारे काम आने वाले हैं। बढ़ते हैं तो बच्चों ये टेबल नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। इनके आपस के रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये इनके साथ अपने की अंग्रेजी लगाई जाती है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें इस टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और यदि आपने ये अच्छे से याद कर ली, इनके रिलेशन को समझ लिया, तो आप कंफ्यूज भी बिल्कुल भी नहीं होंगे बच्चों। जैसे आई का सब्जेक्ट माना जाता है मी, और अपने की अंग्रेजी आई और मी के साथ होती है माई। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और अपने की अंग्रेजी अवर। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और इसके साथ अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं। दे का देम होता है, और ये अपने की अंग्रेजी देयर होता है। ही के साथ ऑब्जेक्ट हिम होता है, अपने की अंग्रेजी हिज होता है। ऐसे ही सी का ऑब्जेक्ट हर, और अपने की अंग्रेजी भी हर होती है। नेम कोई भी हो, लड़का का हो या लड़की का हो, लड़के का नाम है तो ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, और लड़की का नाम है तो ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। ऐसे ही अपने की अंग्रेजी पर ध्यान दें, यदि लड़के का
लड़के के नाम के साथ अपने की अंग्रेजी है तो हिज लगाएंगे, और लड़की के नाम के साथ है तो हर लगाएंगे। ऐसे इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, अपने की अंग्रेजी इट्स हो जाती है। इसके बाद इस चीज को नोट कर ले बच्चों, लड़के का नाम हो मोहन सोहन कुछ भी नाम हो, सबका प्रोनाउन ही बनेगा, और लड़की का नाम हो कुछ भी हो, रीता सीता गीता फजीता कुछ भी हो, सबके साथ लड़की के नाम का ऑब्जेक्ट सी बनेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि अब हम एग्जाम्पल को समझने वाले हैं, और जब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो इस टेबल की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इनके एग्जाम्पल समझेंगे, और एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपके सारे डाउट्स दूर होंगे बच्चों। और जो मैंने टेबल आपको याद करने के लिए बोली थी वो याद कर ली होंगी आपने, मुझे उम्मीद है। अब उन टेबलों का कैसे प्रयोग करना है, ये सारी चीजें, ये सारी बातें आप एग्जाम्पल से समझे। तो देखिए, राम सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। तो हम कैसे बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। राम सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, ये मैंने आपको बता दिया है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें लगाना है दैट। तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, राम टोल्ड मी दैट। अब जैसे ही हम रिपोर्टिंग स्पीच में एंट्री करेंगे आपको सब्जेक्ट मिलेगा तना हुआ, तो इसको हमें चेंज करना है। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि ये देखना है कैसा पर्सन है। तो बताओ बच्चों, आई कैसा पर्सन है, तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन बदलेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। तो इस तरह से आई का ही बनेगा बच्चों। फिर देखिए शॉर्ट में, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है राम, और राम का प्रोनाउन बनेगा ही। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हैव, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा, जो हमने टेंस वाली टेबल बताई ये वाली बच्चों। तो हैव को हम चेंज कर देंगे हैड में। उसके बाद हमें लगाना है डन, और यहां पर देखें बच्चों ध्यान से, ये माई है तो ये अपने की अंग्रेजी है, तो ध्यान दें कि आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगती है, तो आई का क्या हो गया, ही। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगनी चाहिए, हिज। तो यहां पर हम हिज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा इनडायरेक्ट बनेगा, राम टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। तो सारे एग्जाम्पल बच्चों समझने हैं आपको, हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो यहां से देखिए बच्चों, यू सेड टू को बदल देंगे आप टोल्ड में, और यहां पर लगा देंगे हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप लगाएंगे दैट। अब आ जाए बच्चों यू पर। यू आपका कैसा पर्सन है, तो यू है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हिम, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, पीछे ऑब्जेक्ट होता है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हिम, तो हमें हिम का यहां पर ही बना लेना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट है, तो चेंज होकर सब्जेक्ट ही आएगा। तो यू सेकंड पर्सन, हिम, हिम का हो गया ही। अब आगे देखेंगे, इसको टेंस वाली टेबल से चेक करें तो आर बदल जाता है हमारा वॉज वर्ब में, तो ही के साथ सूट करेगा आपका वॉज, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। उसके बाद डूइंग द वर्क, ये आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि दोनों टेंस एक जैसे हैं। तो ये बना आपका यू टोल्ड हिम दैट ही वॉज डूइंग द वर्क। तो उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ आया होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, वी सेड टू यू दे हैव वॉन द मैच। तो वी सेड टू है तो इसको हम टोल्ड करने वाले हैं, यू इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट करेंगे। अब आगे चलें बच्चों, ये आया दे, तो दे कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या लिखा हुआ था मैंने, एन उसके नीचे, तो थर्ड पर्सन का मतलब है नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब है जैसा है उसे ऐसा ही उतार दीजिए, इसमें कुछ भी पर्सन वगैरह चेंज नहीं करना।
तो दे का दे रहा, हैव किस में चेंज है, टेबल से चेक कर लेंगे, तो हैव है हमारा हैड में चेंज। उसके बाद वॉन द मैच, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब तक चेंज करना होता है, आगे ज्यादातर सेम ही हो जाता है। अब आगे देखें बेटा, चौथा वाला एग्जाम्पल, राम सेड टू गया आपका टोल्ड में, फिर मोहन और फिर दैट। यहां तक तो बड़ा सिंपल है जी। अब आगे का जब देखेंगे तो इसमें सारी चीज डाली है बेटा हमने। यहां पे देखो सब्जेक्ट भी है, यहां पर अपने की अंग्रेजी भी है और यहां पर ऑब्जेक्ट भी है, तो इसमें सारी तीन चीज बदलने वाली है, ध्यान से देखिएगा। यू हमारा कैसा पर्सन है, यू हुआ हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मोहनी, मोहनी का प्रोनाउन बनेगा सी, क्योंकि ये है लड़की, यहां पर सी आ गया बच्चों। उसके बाद हैव का टेंस वाले टेबल में चेक करें तो हैव बदल जाएगा आपका हैड में, फिर डन। अब योर को देखिए बच्चों, तो यू के साथ अपनी की अंग्रेजी योर है, तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी टेबल में चेक करें, हर मिलेगा आपको, हर वर्क। आगे लिखा हुआ है विद। अब मी को कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखें बच्चों, तो मी हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट है, लास्ट में है तो ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज करके ऑब्जेक्ट ही बनाना है हमें। अब चेक करें बच्चों, मी हमारा कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है राम, तो राम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, क्योंकि ये नाम है। तो इस तरह से आपका पूरा वाक्य तैयार होगा। राम टोल्ड मोहन दैट शी हैड डन हर वर्क विद हिम। तो उम्मीद करता हूं बच्चों चारों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, एक एक्सरसाइज देंगे, तो वह एक्सरसाइज आपको इन्हीं रूलों के आधार पर तैयार करनी है, और वीडियो के अंत में हम आपको उनके आंसर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उनके आंसर मैच करके देखिए, यदि मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी और मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो धन्यवाद बच्चों, आगे हम पार्ट 3 भी जल्द ही लाने वाले हैं। आपका हमारे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज बच्चों हम इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट नंबर 3 के बारे में। यदि आप पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं, क्योंकि उनका भी कुछ हिस्सा हमें इस वीडियो में काम आने वाला है। तो बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर अवश्य से देख लें। तो बच्चों जब हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें सीखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड के इनडायरेक्ट स्पीच कैसे रेडी होते हैं। तो इस बात को देखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इन रूल्स को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम कहीं इंट्रोगेटिव सेकंड वाक्य अच्छे से बना सकेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस पार्ट को। बच्चों हमें देखना है इंट्रोगेटिव फर्स्ट या सेकंड। तो मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं जिनसे आप समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। जैसे राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आर यू वॉचिंग टीवी। तो इसमें देखो इंट्रोगेटिव ये फर्स्ट है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य है ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और पीछे
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है कि ये इंटरोगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आके बता रही है कि ये इंटरोगेटिव फर्स्ट है। अब चलते हैं बच्चों दूसरा वाक्य, मोहन सेड टू यू इन्वर्टेड कॉमा वाई आर दे ईटिंग। तो देखो क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है कि भाई मैं इंटरोगेटिव हूं, और शुरू में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड बता रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेकंड है। तो दोनों में बच्चों यही फर्क है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यदि सेकंड होगा तो वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो बच्चों अब बाकी के रूल्स देखेंगे। ये तो हमने पहचान सीखी कि इंटरोगेटिव फर्स्ट को कैसे पहचाने और सेकंड को कैसे पहचाने। अब हम रूल्स पे चलते हैं बच्चों। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इस बार इफ लगाएंगे। पहले हम कुछ और लगाते थे, बट इस बार हम इफ लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। आगे बच्चों सेड या सेड टू को हटाकर हम आस्किड लगाएंगे। ध्यान देना, अब की बार आस्किड लगेगा, यहां पर इफ और यहां पर आस्किड, दो चेंजेस आपके बढ़ गए हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को हम असर्टिव बनाएंगे, मतलब या तो पॉजिटिव बनाएंगे या फिर नेगेटिव बनाएंगे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं, आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेकंड में ध्यान दें कि इंटरोगेटिव सेकंड में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं बेटा। जैसे हमने इसमें इफ लगाया तो ये इंटरोगेटिव फर्स्ट का रूल था, तो इंटरोगेटिव सेकंड में हमें इफ नहीं लगाना है, क्वेश्चन वर्ड को ही हम उसके स्थान पर लिख देंगे। उसके बाद टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे, यस्टरडे को द लास्ट डे में चेंज कर देंगे, या द प्रीवियस डे भी लगा सकते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, और नाउ को देन में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे। तो बच्चों इन्हें हम निकटता सूचक शब्द भी कहते हैं। तो याद रखें, टुडे दैट डे, यस्टरडे द लास्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, हेयर का देयर, नाउ का देन और दिस का दैट करना पड़ता है। तो ये सारे रूल्स हमें इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम इन रूलों का कैसे प्रयोग करें ये मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाला हूं। राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आर यू वॉचिंग टीवी टुडे। तो देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आगे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य हुआ बच्चों। तो बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से। राम सेड टू को बदलेंगे इस बार आस्क्ड में, मैंने रूल्स में लिख दिया है मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे इस बार हम इफ। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को असर्टिव करना है, तो असर्टिव के लिए हमें करना क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को अभी नहीं बदलना है, पहले बदलेंगे हम सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव केस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आपका आई। अब उल्टे आइए बैक गियर में, तो आर किस में चेंज है, वॉज वर्ब में, तो आई को सूट करेगा आपका वॉज। ये आप टेबल वाली एक्सरसाइज टेबल में से देख लें जो हमने हेल्पिंग वर्ब का टेबल दिया है। तो आई वाज हो गया, उसके बाद बचा क्या, वॉचिंग टीवी, और टुडे को मैंने बताया था दैट डे में चेंज कर देंगे और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, राम आस्क्ड मी इफ आई वॉज वॉचिंग टीवी दैट डे। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मोहन सेड टू को बदल देंगे आप आस्क्ड में और इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको इफ ही लगाना है, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अब हैव को हमें छोड़ना है, अभी पहले आई को चेंज करना है बेटा। तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आपका मोहन, तो मोहन का प्रोनाउन बनेगा ही, क्योंकि ये लड़का है। अब आएंगे पीछे बैक होके, तो हैव किस में चेंज है, टेबल में चेक करें हेड में, तो यहां पर हमें हेड लगा देना है। उसके बाद बचता है डन। उसके बाद बच्चों माई आ गया, तो ध्यान दें कि आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई है, तो आई का बन गया ही, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी हिज।
वर्क, और क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, मोहन आस्क्ड यू इफ ही हैड डन हिज वर्क। अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेकंड का एक एग्जांपल बच्चों। हम देखो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ आई से, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेकंड हो गया। अब इसे बनाएंगे, राहुल सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड मुस्कान। तो इसमें यहां पर चेंज है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें जो क्वेश्चन वर्ड है इसी का इस्तेमाल कर लेना है, ये ध्यान देने वाली बात है। यही इंटरगेटिव फर्स्ट सेकंड में डिफरेंट है, यही डिफरेंस आएगा दोनों में बेटा। तो ये हमने इफ का जगह पर लगा दिया। अब आगे बिल्कुल इंटरगेटिव फर्स्ट के जैसा ही बना दो, तो इसको हम छोड़ देते थे तो यू पे आएंगे। तो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मुस्कान, मुस्कान मतलब लड़की, और लड़की का प्रोनाउन बनेगा आपका सी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब है आर, तो ये बदल जाएगा इज है उसमें वाज वर्ब में, तो सी को सूट करेगा आपका वाज। आगे सेम टू सेम है, गोइंग टू आगरा, और टू डे बदल जाता है दैट डे में, दैट डे, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप। तो पूरा वाक्य इस तरह से तैयार हुआ, राहुल आस्क्ड मुस्कान व्हाई शी वाज गोइंग टू आगरा दैट डे। तो इस तरह से आपके सारे एग्जाम्पल्स होंगे बच्चों। यदि कम समझ में आए हो तो सारे एग्जाम्पल वीडियो को रिवर्स करके फिर दोबारा से देखें। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा पार्ट थर्ड भी पार्ट 1 और 2 की तरह बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको पार्ट थर्ड बहुत अच्छा लगा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य क्या करें, और अपने जैसे प्यारे स्टूडेंट्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला करें, उनके पास वीडियो को शेयर किया करें, जिससे से ज्यादा बच्चों का भला हो सके, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डर में ना जिए, वो भी इन्हें अच्छे से समझ जाए। तो बच्चों पार्ट 4 भी जरूर और जल्दी में आने वाला है, और पार्ट 4 में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समाप्त कर देंगे, जिसमें आप इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। इनडायरेक्ट के सफर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लास्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम आपको इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के इनडायरेक्ट स्पीच तैयार करने सिखाने वाले हैं कि ये कैसे तैयार होते हैं। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जब आप पार्ट 4 पर आ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सफर को पूरी तरह से अच्छे से समाप्त करेंगे। तो बच्चों पार्ट 4 में हमने लिया है इंपरेटिव केस को पहले। तो इंपरेटिव केस का मतलब होता है आदेशवाचक वाक्य। तो इनको हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें आदेश दिया जाता है, कभी उसमें प्रार्थना की जाती है, कभी उसमें ऑर्डर दिया जाता है, कभी उसमें सुझाव दिया जाता है, तो उसकी कंडीशन बार बार बदलेगी और उसी के हिसाब से हमें रूल्स को समझना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है बच्चों RS डायरेक्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट का, और यहां रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट का। इसको शॉर्ट में समझिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन का जो स्पीच है, डायरेक्ट का जो स्पीच है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आज्ञा दी जा रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू है उसको हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। समझ में आया बच्चों? यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आज्ञा दी जा रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। देखिए कैसे।
जैसे टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन, तो टीचर ने कहा नीचे बैठ जाओ, तो इसमें आज्ञा दी गई। तो हम बनाएंगे कैसे, यहां पे टीचर लगाएंगे और सेड को बदल देना है हमें ऑर्डर्ड में, तो क्योंकि इसमें आज्ञा दी हुई है, यहां पर हमने लगा दिया ऑर्डर्ड, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने लगाना है टू, तो यहां पे टू लगा देंगे, और आगे का जो वाक्य बचा इसको सेम टू सेम हमें उतार लेना है। तो इस तरह से वाक्य बना, टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में आज्ञा दी गई है। आगे केस देखेंगे बच्चों, प्रार्थना हो तो, और प्रार्थना का हिंट भी मैंने लिखा है ब्रैकेट में, प्रार्थना वाले केसेस में ना प्लीज और काइंडली शब्द मिलता है जो आपको इनडायरेक्ट में हटा देना है। तो प्रार्थना हो तो हमें सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। एग्जाम्पल देखे, ही सेड प्लीज डू इट, तो ही सेड प्लीज डू इट, तो यहां पे ही सेड टू को या सेड को बदल देंगे हम रिक्वेस्टेड में, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू और प्लीज को हटा देना है, प्लीज को छोड़कर जो बचा उसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो वाक्य बना, ही रिक्वेस्टेड टू डू इट। तीसरा देखें बच्चों, यदि सलाह हो तो, और सलाह कौन देता है, या तो डॉक्टर देता है या लॉयर देता है, ये मैंने आपको कॉमन सेंस के लिए बताया है, सलाह कोई भी दे सकता है, पर मोस्टली ऐसे ही केसेस आपके एग्जाम में आते हैं। तो सलाह हो तो आप उसको एडवाइज में चेंज करेंगे, कैसे, जैसे डॉक्टर सेड को क्या कर देंगे, एडवाइज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू और आगे का जो बचा उसको ऐसे ही आप उतार देंगे। उसके बाद दूसरा देखें बेटा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई नमस्ते हो, कोई भगवान से प्रार्थना हो, या आपको कोई बधाई दे रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं। देखिए जैसे सी सेड को कर देंगे विश्ड, और टू और बाकी का हम इस तरह से उतार देंगे गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा वाक्य तैयार होगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आपका कोई विनम्र निवेदन हो रहा हो, जैसे संत और हर्मिट लोग करते हैं, तो इस बार हम इसे अर्ज्ड में चेंज करेंगे, जैसे संत सेड थिंक पॉजिटिव, तो संत यहां पे लिखाएंगे अर्ज्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू और आगे का हम सेम कॉपी कर लेंगे। तो है ना बच्चों कितना इजी, तो संत अर्ज टू थिंक पॉजिटिव। तो इस तरह से बच्चों हमारे इंपरेटिव केसेस की, इंपरेटिव क्वेश्चंस की इनडायरेक्ट स्पीच तैयार होती है। तो उम्मीद करता हूं इंपरेटिव केसेस भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की। तो अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बड़ी इजी सी पहचान है, आपको रिपोर्टिंग स्पीच में ये एपोस्ट्रोफी मार्क, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी मार्क, तो ये एपोस्ट्रोफी मार्क आपको रिपोर्टिंग स्पीच में जरूर मिलने वाला है। तो यही इस सेंटेंस की पहचान रहेगी। तो आपको ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में अलास ओ या ओ, अलास ओ या ओ आए, तो आपको सेड या सेड टू को और इन्वर्टेड कॉमा को एक्सक्लेमेड विद सोरो दैट में बदल देना है। जैसे एक एग्जांपल देखें बच्चों, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा अलास ही हैज नो मोर, तो अलास का प्रयोग जो है दुख यानी शोक प्रकट करने में हम करते हैं। तो बनाएंगे कैसे, राम सेड को, इन्वर्टेड कॉमा को, अलास को और इस चिन्ह को एक्सक्लेमेटरी को सबको एक साथ हटाना है और इसके स्थान पर लगाना है एक्सक्लेमेट विद सोरो दैट, एक्सक्लेमेट विद सोरो दैट। ये लगाने के बाद इसके आगे जो बचा उसको लिख दीजिए। तो ही आपका थर्ड पर्सन है तो इसको ऐसे रहने दे, हैज का हो जाएगा हैड नो मोर, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, राम एक्सक्लेमेट विद सॉरो दैट ही हैड नो मोर। उसके बाद आगे देखें बच्चों, यदि सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में हुर्रा आ जाए या वेल डन आ जाए, तो ये दोनों शब्द ना खुशी जाहिर करने के लिए होते हैं, तो हम इसकी जगह पर लगाएंगे
एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट। देखिए जैसे ही, तो सैड को, कॉमा को और हुर्रा और एपोस्ट्रोफ मार्क सबको एक साथ हटाएं, इसकी जगह पर लगा दें एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट। और इसके आगे चेक करें बच्चों, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है ही, तो यहां पे ही आ जाएगा और हैव बदल जाएगा आपका हैड में, वॉन द मैच। तो इस तरह से बच्चों सेंटेंस तैयार हुआ, ही एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। ऐसे बच्चों ध्यान रखें, पोहो या फाइ या फो फम, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो ये सारे केसेस में घृणा के लिए होते हैं, तो एक्सक्लेमेड विद डिसगस्ट दैट लगा देना है। यदि सेंटेंस में व्हाट या हाउ आ जाए तो इस बार आपको एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज दैट लगाना है, तो वो वाक्य भी इसी प्रकार बन जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा पार्ट 4 का सफर खत्म होता है। यहां पर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पूरी सवारी कर चुके हैं, पूरे सफर को एंजॉय कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारे द्वारा सिखाए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।